Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365. Today we will discuss the NCERT chapter 3 and it will be related to the class 9th and the name of this chapter is drainage pattern. So we will discuss today the drainage pattern of the India. So first of all thing we will discuss the basic term what will be used in this chapter. यानी कि सबसे पहले हम बेसिक टर्म यूज करेंगे कि कौन कौन डेफिनेट करेंगे, पढ़ेंगे कि कौन कौन से टर्म हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. देन हम चैप्टर को फर्दर प्रोसीड करेंगे, समझेंगे. बट बिफोर द स्टार्टिंग लेक्चर आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन काइंडली सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द मोर इंफॉर्मेशन एंड अपकमिंग वीडियोस. इफ यू वांट टू रिवाइज द थिंग सो यू हैव टू join the telegram channel and that is gs365@u. So if you have already done so thank you very much. If you have not done till now so I request you to please do it for me. And now we will start our lecture. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म, कौन कौन से टर्म इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले टर्म हमें देखने को मिल रहा है ड्रेनेज. बट सबसे पहले हम समझेंगे रिवर सिस्टम. सो द रिवर सिस्टम इज अलॉन्ग विद द ट्राइब्यूटरीज इज कॉल्ड ए रिवर सिस्टम. यानी कोई भी नदी है और उसके साथ जो ट्राइब्यूटरीज हैं उसको मिला करके हम बोलते हैं रिवर सिस्टम. यानी कि एक सिंपल रिवर और उसकी सहायक नदियाँ, उसकी ट्राइब्यूटरीज, उसको बोलते हैं हम सिंपल क्या, रिवर सिस्टम. एक मेन रिवर होगी और उसकी ट्राइब्यूटरीज यानी हेल्पिंग रिवर जिसे सहायक नदियाँ बोलते हैं हिंदी में, और सबको मिलाकर दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, रिवर सिस्टम. बट व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम? तो ड्रेनेज सिस्टम इज रेफर टू एज रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. यानी कि एक एरिया का रिवर सिस्टम. यानी कि स्पेसिफिक जब एरिया की बात होगी उस एरिया में बहुत सारे रिवर सिस्टम हो सकते हैं बट पूरे एरिया को बोलेंगे ड्रेनेज. ठीक है, क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बोलेंगे. राइट, तो आपको पता चला व्हाट इज रिवर सिस्टम, व्हाट इज ड्रेनेज. नाउ नेक्स्ट टर्म इज ड्रेनेज बेसिन. तो ड्रेनेज बेसिन इज द एरिया ड्रेन्ड बाई सिंगल रिवर सिस्टम. यानी कि एक रिवर सिस्टम के द्वारा ड्रेन किया जाने वाला एरिया उसे बोलेंगे हम ड्रेनेज बेसिन. सो तीन जो टर्म है जो पैरेलली यूज हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी आपको नहीं बताया जाता है कि इसका मीन क्या है. तो आपको समझ में आया रिवर सिस्टम क्या है, एक सिंपल रिवर और उसकी हेल्पिंग रिवर यानी कि ट्राइब्यूटरीज जो होंगी उनको मिला करके बोलते हैं रिवर सिस्टम. सिंगल रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरीज रिवर सिस्टम. किसी स्पेसिफिक एरिया का रिवर सिस्टम जो होगा वो होगा ड्रेनेज. ठीक है, वो सिंगल रिवर नहीं होगी, वहाँ पे एक से अधिक नदियाँ भी हमें देखने को मिल सकती हैं. यानी कि बहुत सारी जब नदियाँ होंगी उससे आगे नदियाँ होंगी और स्पेसिफिक एक एरिया की बात होगी तो उसे बोलेंगे ड्रेनेज. व्हाट इज द ड्रेनेज बेसिन? ड्रेनेज बेसिन होगा एरिया प्लस सिंगल रिवर सिस्टम. यानी कि तीनों डिफरेंस करें तो सिंगल रिवर सहायक नदियाँ क्या हो गया, रिवर सिस्टम. ठीक है, सिंगल रिवर और स्पेसिफिक एरिया तो क्या हो गया, ड्रेनेज बेसिन. यानी कि जब बेसिन होता है एक नदी का, है ना, जैसे कि इंडस बेसिन है ना, गंगा बेसिन. तो एक रिवर सिस्टम, एक यानी कि एक रिवर सिस्टम, एक रिवर, मेन रिवर, उसकी हेल्पिंग नदियाँ, हेल्पिंग रिवर्स, ट्राइब्यूटरी जिसे बोलते हैं, है ना, और साथ ही साथ स्पेसिफिक एरिया की बात होगी. तो यहाँ पे कीवर्ड कौन सा बेटा, एरिया और सिंगल रिवर सिस्टम. और यहाँ पे की एरिया कौन सा है, तो की एरिया है ही नहीं, सिर्फ रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरीज. तो एरिया दो वर्ड यहाँ पे क्या हो गए, और यहाँ पे रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, ये कीवर्ड हो गए. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टर्म है कौन सा बेटा, वाटर डिवाइड. नाम से पता चल रहा है व्हाट इज वाटर डिवाइड, यानी कि वाटर को डिवाइड करने वाला ऐसा एरिया जो दो वाटर बॉडीज को एक पास ना आने दे, दो वाटर बॉडीज को डिवाइड करके रखे, उसे बोलते हैं हम वाटर डिवाइड. जैसे सपोज करो ये मेरा एरिया है और इधर से एक रिवर बह रही है और इधर से एक रिवर जा रही है. ये एरिया उठा हुआ एरिया है और ये दोनों रिवर्स को एक दूसरे के पास नहीं आने दे रहा है, इसे बोलते हैं हम वाटर डिवाइड. अगर मैं इस शेप को ऐसे बना देता तो सिंपल सी बात है, दोनों नदी एक दूसरे के साथ मिल जाती और वह वाटर डिवाइड नहीं कर पाती, इसलिए इसे वाटर डिवाइड नहीं बोलते. ठीक है, आप डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं कि ये एरिया एक है जो हम देख रहे हैं, ये वाला एरिया हो गया, ये क्या है, एक रिवर हो गई. तो ये क्या, दो नदियां हैं बह रही हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से. ये अपलिफ्टेड एरिया है, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे 3D, इस जो डायग्राम है 3D व्यू में थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए. तो ये एरिया उठा हुआ एरिया है और ये वो एरिया है जो दोनों रिवर्स को एक दूसरे के पास नहीं आने दे रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं वाटर डिवाइड. ठीक है, नाम से पता चल रहा है वाटर को डिवाइड करने वाला. नेक्स्ट हमारा है द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. यानी कि 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं जब हम बात करते हैं भारत का पूरा क्या
रिवर सिस्टम, पूरा रिवर सिस्टम जब हम बात करेंगे तो भाई भारत के रिवर सिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट रहेगा हिमालय रिवर सिस्टम, सेकंड रहेगा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम एंड हिमालयन रिवर सिस्टम। बिफोर स्टार्टिंग हमें कुछ और चीजें भी समझनी है। ठीक है, एक मिनट, ये आगे क्यों नहीं जा रहा भाई? नहीं जाएगा कैसे? ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक चीज समझनी है हम सबसे पहले कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज के कौन कौन से पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वी हैव फोर काइंड ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, दैट इज डेंड्रिक, रेक्टेंगुलर, टेरियल्स एंड रेडियल। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अनदर टाइप ऑफ पैटर्न लाइक सेंट्रीपिटल, एन्युलर, पैरेलल, बॉबर्ड, पिनेट, herringbone. This type of pattern is not mentioned in NCERTs. यानी कि ये जो पैटर्न जो मैं अलग से बता रहा हूँ ये पैटर्न आपकी बुक में नहीं है। इट इज इन स्टैंडर्ड बुक बट इज नॉट यूजफुल राइट नाउ। सो वी आर कवरिंग टुडे द NCERT पार्ट एंड जो NCERTs बुक को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशनल आपके साथ ऐड कर देता हूँ ताकि आप समझ पाए। तो हमने बात की कि हमारे पास 4 प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न हैं, बट वो पैटर्न्स कैसे बनते हैं और किन चीज़ों पे वो डिपेंड करते हैं। वो डिपेंड करते हैं बेटा, लैंड रॉक है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। सपोज करो कोई स्ट्रक्चर इस तरीके का है ना, तो यहाँ से कोई रिवर निकलेगी तो क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। और कोई स्ट्रक्चर इस तरीके का है तो क्या होगा, रिवर यहाँ के सबमिट होगी, झील बन जाएगा, है ना। ठीक है, और कोई रिवर कोई पैटर्न ऐसा बहुत हार्ड रॉक है और वहाँ से ऐसी ऐसी रिफ्ट बनी हुई है, ये छोटी रिफ्ट बनी हुई है और यहाँ से रिवर जा रही है तो रिवर ऐसे जाएगी सीधी सीधी, है ना। तो ये रिफ्ट बना हुआ था, एक मिनट रिफ्ट सही से नहीं बना, दोबारा बनाता हूँ। ये रिफ्ट हो गया, है ना, और यहाँ पे ये रिवर जा रही है, यहाँ पे रिवर जा रही है ना, तो रिफ्ट से जाएगी रिवर निकल के। और सपोज करो ये रिफ्ट आगे से ऐसी मुड़ी हुई थी, ऐसे ऐसे, तो भाई ये रिवर भी तो ऐसी मुड़ के जाएगी ना, जाएगी ऐसे मुड़ के जाएगी रिवर। ठीक, तो यानी कि जब हम बात कर रहे हैं लैंड रॉक जिस प्रकार का होगा वैसा ही ड्रेनेज पैटर्न वहां पे बनेगा। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, डिपेंड करेगा लैंड रॉक स्ट्रक्चर, यानी कि जो लैंड है उसका रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि जो चट्टान उसके नीचे है, जो हमारा धरातल है जिसपे नदियां बह रही, नदियां का जो बेड रॉक, जो आधार है, जो बेस है रिवर का, वो किस प्रकार का बना हुआ है। अगर वह इस की शेप का जैसा है तो इस तरीके से बहेगी, इस शेप में तो वो इस तरीके से इसका पैटर्न बनेगी, इस तरीके का तो इस तरीके का पैटर्न वो बनाएगी। ठीक है, तो सिंपल समझ में आ गया किस तरीके से पैटर्न डेवलप होता है, किस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले आता है डेंड्राइटिक रिवर पैटर्न। तो डेंड्राइटिक रिवर पैटर्न क्या होता है बेटा, बताइए। तो डेंड्राइटिक का मीनिंग ही होता है पेड़ की ब्रांचेस। ठीक है, इसका मीनिंग होता है पेड़ की ब्रांचेस जैसा, यानी कि जो पेड़ की ब्रांच होती है, पेड़ की शाखाएं होती हैं उस जैसा। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा पैटर्न जो पेड़ की ब्रांचेस जैसा आपको फैला हुआ दिखे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम डेंड्राइटिक पैटर्न। क्या बोला, डेंड्राइटिक पैटर्न उसे बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द रिवर चैनल फॉलोज द स्लोप ऑफ टेरियन ट्राइब्यूटरी अलोंग विद स्ट्रीम रिसेंबल द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री एंड फॉर दिस इट गेट द नेम ऑफ डेंड्राइटिक। यानी कि जो पेड़ की ब्रांचेस जैसा आपको दिखे उसे बोलेंगे हम डेंड्राइटिक पैटर्न। यह कहाँ मिलेगा, यह अक्सर आपको मिलेगा जो समतल एरियाज होंगे या जब पे थोड़ी सी ढलान होगी, जैसे कि बहुत कम ढलान वाली चीज़ें होंगी। जैसे यहाँ पे एक आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये रहा। ठीक है, ये ब्रांचेज हो गई, यहाँ से ऐसे ऐसे बना हुआ है। ठीक है, एक और भी ब्रांच और भी है लेकिन वो भी आगे दिखाऊंगा। समझ में आ गया। तो बहुत ही कम स्लोप वाला एरिया जो रहेगा और वहाँ पे समानता ज़्यादा रहेंगी। समान का मतलब ऐसा नहीं बहुत बिल्कुल स्लिम होंगे, ऐसा नहीं, बहुत ही कम ढलान वाले, यानी कि इजी नदी उसे पार कर जाए, ऐसे 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 टेढ़मेढ़ी होकर निकल जाए। ठीक है, तो समझ में आ गया कहाँ मिलेगा। तो ये एक तो समझ में आया, समझने की चीज़ ये है कि यह पैटर्न डेवलप कैसे होता है। तो ये कैसे दिखता है, ये पेड़ की ब्रांचेस जैसा दिखेगा, इसलिए इसको डेंड्राइटिक भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा ये कहाँ मिलता है, तो यह मिलता है आपको जो समतल एरियाज होंगे या फिर थोड़ी कम ढलान वाली चट्टानें होंगी, जब कम ढलान वाली भूमि होगी उस क्षेत्र में यह हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको
आप देखेंगे इसे जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिल जाता है। दूसरा, वहाँ पे जो चट्टानें हैं उसकी प्रकृति समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चट्टान बहुत हार्ड हो और एक सब बहुत स्लो क्या हो, वीक हो, तो नदी उसको काट के अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर क्या होता है भाई? रेक्टेंगुलर क्या होता है मुझे बताइए। तो जो रिवर्स हैं वह जो दरार्स होती हैं, रिफ्ट होते हैं, उनसे होकर जब रिवर्स बहती है तो उसके अकॉर्डिंग ही बहेगी, है ना। और जब मेन नदी से आके वो मिलती है तो वो कुछ एंगल के साथ आके मिलती है, इसलिए इसे बोला जाता है रेक्टेंगुलर। ठीक है साहब, क्यों बोला था रेक्टेंगुलर? इसे बोला था रिवर जॉइंटेड बाय ट्राइब्यूटरीज एज द अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल। ठीक है, लगभग 90 डिग्री पर आकर वो मिलती है। अप्रोक्सीमेटली लगा हुआ है, वर्ड का ध्यान रखना, बहुत ही कम डिफरेंस है टेरिल्स और रेक्टेंगुलर में। ठीक है, क्लियर। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल लगा हुआ है, बट जब हम बात करेंगे टेरिल्स की तो टेरिल्सली एग्जैक्टली 90 एंगल की बात करती है। जाली नुमा, जैसे जेल होती है ना, इस तरह की आकृति यहाँ पे बनती है। तो एग्जैक्टली जेल जैसे जो टेरिल्स होते हैं उस तरह की आकृति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है टेरिल्स की। ठीक है, तो टेरिल्स और रेक्टेंगुलर में बहुत ही कम डिफरेंस है। ये अप्रोक्सीमेटली 90 एंगल होता है बट 90 नहीं होता है, और यहाँ पे बिल्कुल 90 ही होगा। ठीक है, तो पाए मिलेंगे कहाँ बेटा? दोनों। रेक्टेंगुलर बात करें तो रेक्टेंगुलर कहाँ मिलेंगे? दरारी क्षेत्रों में मिलेंगे। और जो ड्रिफ्ट होती है ना, जब ड्रिफ्ट कैसे बनती है हमने कल बात की थी लास्ट लेक्चर में, कि जब प्लेट्स इस तरीके से चलेंगी, पैरेलल चलती हैं, तो वो क्या बनती है? रिफ्ट बनाती है, घाटी बना देती हैं। तो उन घाटियों से होकर, उन दरारों से होकर जो नदियाँ बहेंगी उसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर रिवर्स। और यह अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री पर मैच करती हैं, बट यह 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं टेरिल्स की, टेरिल्स क्या होता है? तो यह नदी जो पहले पैरेलल बहेगी, जैसे कि एग्जाम्पल मुझे एक नदी है, ऐसे पैरेलल जाएगी, ऐसे मिल गई। ठीक है, इधर से आई एक ऐसे मिल गई। ठीक है, इधर से आई एक ऐसे मिल गई, ऐसे आके मिल गई, है ना। तो क्या हो, एक जाली नुमा, जाली जैसी आकृति ये बनाता है, इसलिए इसे टेरिल्स बोलते हैं। यह कहाँ मिलेगी? तो यह एक तो परतदार जो चट्टान होती है, परतदार चट्टान जिसे बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होंगी वहाँ पे ये मिलता है। और सॉफ्ट और हार्ड दोनों चट्टानों का मैचिंग मिश्रण होता है, वहाँ ये है इजीली आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बिग चट्टान होती है उसे इजीली जो रिवर सबसे काट सकती है और अपना रास्ता बना लेती है, और जो हार्ड चट्टान है वो वहीं पे वही रहती है। तो एक नया पैटर्न यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडियल की। रेडियल क्या होता है बेटा? रेडियल नाम बताइए। रेडियल नाम देखो, ये जो मैं जो पैटर्न आपको बता रहा हूँ, ये सारे पैटर्न आपको बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। इनके नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये रेडियल हो गया, है ना, ये जाना मत, ये टेरियल्स हो गया, और ये डेंड्राइटिक हो गया। डेंड्राइटिक का मीन ही होता है पेड़ की ब्रांच जैसा। रेक्टेंगुलर आपको पता ही है ना। टेरियल्स मतलब जाल, है ना, टेरियल यानी जाल, जेल जैसा होता है ना। साग जो, अरे ये वाली जेल जो होती है फिल्मों वाली, ऐसे वाली होती है ना, अंदर साका खड़ा होता है ना। ठीक है, तो ऐसे रेडियल, रेडियल का क्या होता है बेटा? रेडियल में सिंपल होता है कि नदी किसी सेंटर से, है ना, और चारों तरफ वो फैलती है, जो मैंने यहाँ पे बताया था। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर ऐसा आपको मिलता है तो ऐसी जो पैटर्न बनेगा, जो सिस्टम बने, जो पैटर्न बनेगा, वो क्या होगा? वह होगा हमारा रेडियल। ठीक है, यानी कि जब कोई रिवर है किसी हाई पॉइंट से चारों तरफ अपनी नदियाँ निकालती है, फैलाती है, तो उस एरिया को हम, उस पैटर्न को बोलेंगे रेडियल पैटर्न। सिंपल सिंपल समझ में आ गया। रेडियल पैटर्न कहाँ मिलेगा? तो जहाँ पर वॉल्केनो इरप्शन हुआ और वहाँ पे नदियों का निर्माण हुआ, और वहाँ से कोई नदी रिवर बन के चली, कोई ट्राइब्यूटरीज निकली, तो उससे जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वह मिलेगा आपको कौन सा? रेडियल। ये ना ज्वालामुखी विस्फोट, और यहाँ से ये निकल रहा, रिवर निकल के जा रही है, जैसे यहाँ पे निकल रही है, नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर से नहीं जाएगी, है ना। तो ये रेडियल हो गया, और ये हो गया हमारा टेरिल्स। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा और मज़ा भी आया होगा। थोड़ा सा बताते हैं एक्स्ट्रा थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, कि एक होता है सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल आपको याद होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसमें क्या होता है, चीज़ें अंदर की तरफ जाती हैं, है ना, यानी कि वो केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ जो ऑब्जेक्ट होता है वो झुकता है, और प्रेशर होता है अंदर से, यानी कि जो बाहर की ऑब्जेक्ट है उसे अंदर खींचने का एक प्रेशर होता है, जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
ठीक है। तो उसी से बना है सेंट्रीपिटल, यानी कि जब रिवर्स एक पॉइंट में आके सारी, जैसे सपोज करो ये एक एरिया है बहुत सारा, और यहाँ से आके रिवर इधर से आके यहाँ पे आके क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। तो क्या हो रहा है, ये बेटा सेंट्रीपिटल का एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, ऐसी मिलती हैं हमको बेसिन में मिल जाती हैं। ठीक है। क्रेटर में मिल जाती हैं। क्रेटर कैसे बनते हैं हम भी बात करेंगे। कुछ बच्चों को जो मुझसे पहले पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि क्रेटर, मैंने बताया क्रेटर क्या होते हैं। ठीक है। जब हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे थे तो मैंने उनको बताया था क्रेटर कैसे बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम रेक्टेंगुलर हमने बात की, हो गया, क्लियर पॉइंट है। एक होता है पैरेलल पैटर्न। पैरेलल पैटर्न क्या होता है कि जब जो रिवर्स होती हैं, जो नदियाँ होती हैं एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। ठीक है। और ये मैच नहीं करती है, पैरेलल ही चलती हैं। यानी कि एक रिवर कैसे जा रही है, एक रिवर ये जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैरेलल रिवर सिस्टम हो गया। और यहाँ पर जो देखेंगे हम कि जो झुकाव होता है चट्टान का, जो बेस है रिवर का, वो ढलान बहुत तेज होता है, जिससे नदी इधर या उधर मैच नहीं कर पाती, सीधा अपने ढलान पे ही चली जाती है। यानी कि ढलान बहुत तेज होने के कारण नदी कोई आकृति नहीं बना पाती और सीधी एक ही दिशा में बहती रहती है। इस कारण उसे बोलते हैं पैरेलल पैटर्न। ठीक है। और बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, जैसे कि पिनेट हो गया, है ना। पिनेट में क्या होता है, छोटी साइड जो छोटे ट्राइब्यूटरीज हैं वह बहुत ही शार्प एंगल के साथ नदी में मिल जाती हैं, शार्प एंगल के साथ तुरंत चली खट से मिल, ऐसे ये रिवर थी, ऐसे सीधे मिलना, बहुत ही शार्प एंगल के साथ वो जब मैच करती हैं तो ऐसी को ऐसे ऐसे रिवर पैटर्न को बोलते हैं पिनेट रिवर पैटर्न, है ना। तो ऐसी बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी राइट नाउ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको ओवरऑल मोस्टली सारे बता दिए, सिर्फ एक दो को छोड़कर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे, एक मिनट, ठीक है, चलो आजा भाई। ये डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। डेंड्रिक कैसा होता है, जॉइंट कैसा होता है, रेस्टेंटिस, रेडियल क्या हो गया, ये रेडियल का एग्जांपल देख सकते हैं आप। पैरेलल का एग्जांपल ये रहा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। पैरेलल जो होती है, ये रहा पैरेलल, देखो ये रिवर जा रही है, सीधा जा रही है ना, ये रही, है ना। तो ये पैरेलल जा रही है, इसलिए पैरेलल का एग्जांपल है। यहाँ से रिवर निकल रही सारी। ठीक है। ये रही, आप समझ सकते हैं डायग्राम से भी। तो मैंने आपको बताया ये रेक्टेंगुलर वाला हो गया, जालीनुमा टेरिल से होते हैं रेक्टेंगुलर, और यहाँ पे जॉइंट हो रहा है 90 डिग्री पे लगभग, कोई भी 90 डिग्री नहीं है, कोई 90 डिग्री है। ठीक है। और यहाँ पे रेस्टिंग रिज है, ये टेरिल्स का एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये रही, ऐसे ब्रांचेज है 90 पे मिल रही है, देखो ये रही, ये मिल रही 90 पे, और यहाँ पे ये मिल रही 90 पे। ठीक है। तो ये टेरिल्स हैं, ये टेरिल्स। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं फीचर ऑफ द फ्लड। जब हम बात कर रहे हैं नदी को लेकर के, जब हम कोर्स की बात करते हैं रिवर में कौन सी चीज़ होती है, तो फ्लड प्लेन हो गया इधर से इस तरफ, ये रिवर है सॉरी। ठीक है। तो जब हम रिवर देख रहे हैं तो रिवर में क्या होता है, मिडिल कोर्स होता है, लोअर कोर्स होता है और एक अपर कोर्स होता है, और ये हमारे मिएंडर्स होते हैं। तो हम बात करेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना बेटा, सब चीज़ पढ़ लेंगे, तो हम मिएंडर्स की बात भी करेंगे, मिएंडर्स कैसे बनते हैं और क्या होते हैं मिएंडर्स, और ये क्या हो गया है यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ें हम जान लेंगे आज, डोंट वरी, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। और ये ऑक्सबो लेक बन जाता है यहाँ पे, है ना। तो अभी मैं अब थोड़ा सा अभी बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं, समझिए। जब जब रिवर्स लोअर कोर्स में आती है बेटा, लोअर कोर्स यानी कि जब हम रिवर्स की हमने बात की थी कल लास्ट क्लास में, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, आपको याद हो तो शायद, कि एक रिवर है, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है तो पहले क्या आता है, भब्बर, तराई, भांगर और खादर, ये चीज़ें आती हैं, है ना। तो अपर कोर्स, लोअर कोर्स, जब लोअर कोर्स में आती है यानी कि जब नदी
प्लेन एरिया में आती है तो उसका ढलान बहुत कम हो जाता है, पैर जो उसका बेस है, जो उसका आधार तल है, जो बेस तल है, जिस ढलान के सहारे नदी चलती है वह ढलान बहुत कम हो जाता है। जब ढलान कम हो जाता है तो पानी की रफ्तार बहुत कम हो जाती है और वह धीरे धीरे चलता है। जब धीरे धीरे चलता है तो पानी ऐसे ऐसे घूम घूम के चलता है। ठीक है, अब घूमा कैसे, ये नदी थी बहुत देर चल रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा जमा हुआ मटेरियल का, सेडिमेंट्स का, तो नदी इस तरफ से निकल गई जहाँ इजी टू निकल, उसके लिए आसानी से निकलना होता है ना, जहाँ से वो उसको आसानी लगे वहाँ से निकल जाता है। सपोज करो कहाँ बताना है मेरे को, एक मिनट देना। एक मिनट दो। सपोज करो ये रिवर थी, अरे ये तो बहुत छोटा आ रहा है यार, हटाते हैं, हट जा भाई। ठीक है, तो ये रिवर थी, ऐसे आया और यहाँ पे सेडिमेंट जमा हो गए, तो रिवर क्या करेगी, यहाँ से निकल जाएगी, है ना, पास से। हम्म फिर यहाँ ऐसा होता है, जो रॉक्स होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, वीक रॉक्स एंड हार्ड रॉक्स। हार्ड रॉक्स इजीली इरोज नहीं हो पाते हैं वेदरिंग और इरोजन से, बट जो इजीली रॉक हो, जो वीक रॉक होते हैं वो इरोज हो जाते हैं इजीली। तो रिवर थी, यहाँ पे सेडिमेंट जमा हुए तो ये ऐसे निकली, इसे यहाँ से रास्ता, इसे इस रॉक को वो काट नहीं पाई और इस रॉक को उसने काट दिया साइड से, तो यहाँ से वो निकल गई और यहाँ से निकली, फिर वापस से यहाँ एक रास्ता था, हार्ड रॉक आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, जमा हो गया यहाँ पे, फिर नहीं काट पाई तो ऐसे निकली। ठीक है, काट काटना क्या होता है, रॉक वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग और इरोजन क्या होता है कि जब नदी बहुत तेज होती है तो वह हार्ड रॉक्स को भी कट कर देती है, इरोज कर देती है, बट जब वो उसका ढलान कम होता है तो वह वीक रॉक को भी नहीं काट पाती है, यानी कि इरोज नहीं कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से जमा हुआ, इरोज नहीं कर पाई, साइड से निकल गई। ठीक है, फिर यहाँ पे जो सेडिमेंट्स थे वो जमा हो गए, क्योंकि सेडिमेंट जमा क्यों हो रहे हैं, क्वेश्चन ये आना चाहिए। सेडिमेंट जमा इसलिए होते हैं बेटा, जो वो ऊपर जो अपर कोर्स से वो सेडिमेंट्स लाई थी, स्पीड कम होने के कारण वह उसे अब आगे नहीं ले जा पा रही सेडिमेंट को, तो जैसे जैसे ढलान कम होता है सेडिमेंट जमा होने लगते हैं। यहाँ पे जमा हुए, एक तो वो रॉक काट नहीं पा रही है और यहाँ पे सेडिमेंट जमा हो गए इजीली। ठीक है, तो साइड से निकलेगी, फिर आगे चली, फिर और ढलान कम हुआ तो फिर और जमा कर दिया, ऐसे ऐसे वो जमा कर दिया। लेकिन जब पानी सामने चलता है, जब डेली यहाँ से निकल के जा रहा है पानी, डेली पानी निकल रहा है यहाँ से, निकल रही है, तो यहाँ पे बेटा डेली टक्कर मारता है वो पानी यहाँ से, तो धीरे धीरे क्या करता है वो, धीरे धीरे इसको काटता रहता है ना, तो धीरे धीरे यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट करेगा वो, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सीधी करके निकल जाएगी, इसको वो काट देगी। ठीक है, तो जब वो काट देगी, सीधा निकल जाएगा, तो ये एरिया जो रहेगा, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, इस एरिया से वो अलग हो जाएगा, तो ये एरिया अलग हो जाएगा और ये इस प्रकार का एक शेप बनाएगा जिसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। समझ में आ गया, दोबारा समझाना है, दोबारा समझाना है, दोबारा समझिए। एक रिवर थी, ठीक है, सेडिमेंट ला रही थी बहुत सारे, ये रिवर आ रही है भाई, ठीक है, तो रिवर्स आ रही थी, और रिवर्स क्या लेके आई, जब भी रिवर आती है तो बेटा वो लेके आती है सेडिमेंट, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स हैं बहुत सारे, है ना, वो कई प्रकार के हो सकते हैं, बहुत छोटे हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, और यहाँ पे क्या हुआ कि सेडिमेंट का जमाव हो गया। ठीक है, जब सेडिमेंट का जमाव हुआ तो रिवर के क्या किया, रिवर यहाँ से निकल गई ऐसे, ऐसे मुड़ के ऐसे निकली। ठीक है, रिवर यहाँ से निकली ऐसे और वापस से आ गई इस रूप में। ठीक है, लेकिन आगे क्या हुआ हम देखेंगे कि रिवर निकली यहाँ से, ठीक, लेकिन स्पीड स्लो है,
स्पीड स्लो है, ठीक है, स्पीड स्लो हो गई, यहाँ से निकल के आई, और फिर साथ में क्या किया कि यहाँ पे फिर से क्या हुआ, सेडिमेंट का जमा हमें देखने को मिला, यहाँ जमा मिला, ठीक है। तो रिवर यहाँ से फिर दिशा, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। अब रिवर जिस तरफ वीक रॉक होगी उस तरफ जाएगी, इस तरफ भी जा सकती है, इस तरफ भी जा सकती है, सपोज को इस तरफ वो गई, ठीक है, तो यहाँ से रिवर इस तरफ आ गई और रिवर आ गई। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि जब वो यहाँ से टर्न लेगी, आपने पानी जाता दिखा हुआ, जो बच्चे गांव से जुड़े हुए हैं, जो ट्यूबवेल का पानी जाता है हम आगे से रोकते हैं, ऐसे मैंने पानी रोका, सबने टक्कर मारेगा पानी, और जब इधर जाएगा तो धीरे धीरे उसको वो काटता चलता है ना। तो वो तो बहुत छोटी जर्नी होती है, लेकिन ये सालों साल चलने वाला एक प्रोसेस है। तो ये क्या करती है, धीरे धीरे इसको काटता रहता है और फिर से निकलता है। फिर ऐसे क्या होता है, ये एरिया बड़ा होता रहता है और ये छोटा होता चला जाता है, एरिया क्या होगा, छोटा होगा और ये एरिया बड़ा होगा। तो नदी क्या करेगी, इसे धीरे धीरे काटती चली जाएगी और ये छोटा होता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब नदी सीधी यहाँ से इस पॉइंट को टच कर लेगी, ठीक है। जब ये पॉइंट टच कर लेगी तो नदी, तो ये वाला एरिया जो रहेगा, ये वाला पूरा एरिया इससे हट जाएगा और नदी सीधी बह जाएगी, ठीक है। और ऐसे बीच में जो इकट्ठा होंगे, ये ऐसे ऐसे बनेंगे, वो टापू हो जाएंगे, और एक बनेगी ऑक्सबो लेक, यहाँ पे ये बन जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर पॉइंट, समझ में आ गया। हट जा भाई अब तुम, चलो समझ में आ गया तो ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है द हिमालयन रिवर। उससे पहले मेरे आपको बताना है क्या टाइप्स ऑफ रिवर, जब हम बात करते हैं तो कितने प्रकार की नदियां हम देख सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो पेरिनियल रिवर्स होती हैं, जिन्हें हम स्थायी नदियां बोलते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनमें सालों साल पानी रहता है, वर्ष भर पानी रहता है। इनका जो सोर्स ऑफ वाटर होता है वो होते हैं ग्लेशियर, है ना, लेक, रेगुलर रेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक दूसरी रिवर्स होती है जिन्हें बोलते हैं सीजनल रिवर्स। सीजनल रिवर्स क्या होती हैं, ये इनमें जो इनका सोर्स ऑफ वाटर होता है वो सिर्फ क्या होता है, बारिश होती है, वर्षा होता है, रेन्स होती हैं। यानी कि जब गर्मी का मौसम आएगा, समर्स आएंगी, जब समर्स आएंगी बेटा तो क्या होगा, इजीली हम, एक मिनट, जब वर्षा का मौसम आएगा तो क्या होगा, इनमें पानी हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये सूख जाएंगी, है ना। बट जब हम बात कर रहे हैं कि जब वर्षा होगी तो पानी होगा, वर्षा नहीं होगा तो पानी नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं साबरमती या फिर लूनी नदी, दो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, ठीक है। अलग प्रकार की और नदियां भी हैं, जैसे कि हम बात करें ग्लेशियर रिवर्स। ग्लेशियर रिवर में क्या होता है, हिमनदों के जो हिमनद हैं उनके मेल्ट होने से, ठीक है, जो रिवर का डेवलप होती हैं रिवर्स, उनको बोलते हैं ग्लेशियर रिवर्स, और यह ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिंधु और सतलज का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। यानी कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं सतलज रिवर एंड सतलज एंड सिंधु रिवर, इंडस रिवर सिस्टम जो पढ़ेंगे हम, वह किसका एग्जाम्पल भी है, वह ग्लेशियर रिवर्स का एग्जाम्पल भी है, ठीक है। रेन फेडेड वाटर हो, रेन फेडेड रिवर हो गई, जिनका क्या होता है, सोर्स ऑफ वाटर होता है वो रिवर्स होता है। फॉर एग्जांपल गोदावरी, कृष्णा हो गया। इंटरनेशनल रिवर्स हम कह सकते हैं ऐसी नदियां जो एक या एक से अधिक देशों से वो बहती हैं। एक से अधिक देशों में बहेगी तभी वो इंटरनेशनल होगी, और एक देश में बहेगी तो वो कैसा हो जाएगा, देशीय नदी हो जाएगी, एक देश को हो जाएगी। अंतर्राज्य रिवर भी कह सकते हैं, इंटर स्टेट रिवर। ऐसी नदियां जो एक से अधिक स्टेट से होकर गुजरती हैं उन्हें हम इंटर स्टेट रिवर भी कहते हैं। इंटर स्टेट रिवर का एग्जांपल आप बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, यमुना रिवर, है ना, नर्मदा रिवर, है ना, इनका एग्जांपल आप दे सकते हैं। इंटरनेशनल एग्जांपल दे सकते हैं, सिंधु हो गया, जो भारत और इंडस जैसे करें, भारत और पाकिस्तान का हो गया ना। जब हम ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे आज, तो ब्रह्मपुत्र भारत, चीन और अल्टीमेटली कहाँ पहुँचती है, बांग्लादेश पहुँचती है ना। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ इसका एग्जाम्पल हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की नदियाँ हम देखते हैं, ये नदियों के अलग प्रकार के टाइप हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे जो हमारा ड्रेनेज पैटर्न है ना, जो हमें अभी ड्रेनेज पैटर्न पढ़ा, ये पीछे, एक मिनट, ड्रेनेज पैटर्न हमने पढ़ा। तो ड्रेनेज पैटर्न के बेसिस पर हम रिवर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटा ड्रेनेज पैटर्न के बेस पर भी हम नदियों को 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। नाम लिख लीजिए, जैसे कि कॉन्सिक्वेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट रिवर्स क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंट हो गया,
नेक्स्ट हमारा वो सब्सिक्वेंट हो गया, ऑब्सिक्वेंट और रेसिक्वेंट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट एंड रेसिक्वेंट। तो सब्सिक्वेंट जो कॉन्सिक्वेंट रिवर्स होती हैं वह क्या होती हैं, ऐसी रिवर जो सिर्फ अपने जो जब ये क्या है, ये हमारा, एक मिनट, अरे कहाँ चला जाता है ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या ड्रेनेज हो गया, सॉरी ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा बेस है। ठीक है, बेस यानी कि जिस पे नदी बह रही है उसका तल है। तो नदी किस तरफ बहनी चाहिए, नदी इस तरफ बहेगी। अगर ये नदी इस तरफ ही बह रही है तो इसे बोलेंगे सब्सिक्वेंट। ठीक है, सिंपल बात है, इसे सॉरी सब्सिक्वेंट नहीं, कॉन्सिक्वेंट, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट रिवर। बट जब हम एक बोलेंगे कि ऐसी ऐसी रिवर जो अपने नेचुरल, क्या बोलेंगे इसे, स्लोप के अकॉर्डिंग प्रवाह करती है, बहती है ना, फ्लो करती है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट टू लोएस्ट पॉइंट की तरफ जाती है, तो उसे बोलेंगे हम कॉन्सिक्वेंट रिवर। बट एक नदी ऐसी है जो उल्टी बह रही है, ऐसे ऐसे नदी कैसे हो सकती है कि जो वीक रॉक है, सब उसको मेन रॉक तो ये थी, बट एक वीक रॉक ऐसे बनी हुई है। ठीक है, बहाव इतना है कि पानी, रॉक तो ये है लेकिन एक पानी का बहाव इस तरफ से आ रहा है और ढलान इस तरफ से, तो यहाँ पे नदी गहरी होगी। एक मिनट हटाता हूँ पूरी, अरे हट जाना भाई, मत हट ले। तो मेरा ढलान क्या है, इस तरफ से मेरा ढलान बना हुआ है रॉक का, है ना, और रिवर आ रही है यहाँ से, इस रिवर से आ रही है, इतनी ऊंचाई से रिवर आ रही है और वो लगातार इस तरफ से गिर रही है। ढलान इस तरफ था मेन रॉक का, लेकिन रिवर इस तरफ से आ रही है, पानी ज़्यादा है, तो क्या होगा, नदी इस तरफ से बह सकती है। यहाँ पे क्या होगा, गहराई ज़्यादा होगी नदी की, बट नदी इस तरफ से बह सकती है। इसे बोलेंगे बेटा ऑब्सिक्वेंट। ऑब्सिक्वेंट यानी कि अपोजिट, है ना। आप वर्ड को थोड़ा सा इजीली समझ के लिए कुछ चीज़ ऐसी होती है जो वर्ड में छिपी होती है, जैसे कि कॉन्सिक्वेंट, है ना, परिणाम। कॉन्सिक्वेंस समझते हो ना, कॉन्सिक्वेंस उसी से बना है कॉन्सिक्वेंट, जो परिणाम है उसके उनके अकॉर्डिंग ही काम करना है, तो कॉन्सिक्वेंट। ऑब्सिक्वेंट परिणाम के अपोजिट, ऑब्सिक्वेंट यानी अपोजिट, जो भी हमारा रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना, उसके अपोजिट ही काम करना। सब्सिक्वेंट यानी कि ऐसी रिवर जो बाद में डेवलप हुई हैं, है ना, उनको बोलते हैं सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट में छोटा, नया, ऐसा समझिए, है ना। रेसिक्वेंट यानी कि जो नदी का फ्लो है उसी दिशा में बहती है, लेकिन बाद में क्या करती हैं, चट्टान को क्या करती हैं, इरोज करके भी वो बहती रहती है, उसे बोलते हैं रेसिक्वेंट, है ना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आपकी बुक में है नहीं, बट मैंने आपको बता दिया कि कहीं आपको जरूरत पड़े तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट एंड रेसिक्वेंट। ठीक है, आप अपने टीचर से पूछ लेना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो रिवाइज कर लेना, पॉज करके वापस से जाना, जब तक समझ में नहीं आए तब तक रिवाइज करते रहना। ठीक है साहब, आते हैं नेक्स्ट, हम देखेंगे क्या है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हिमालयन रिवर। देयर आर पेरिनियल रिवर्स, एग्जाम्पल दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर। तो भाई सिंपल डेफिनेशन है हिमालयन रिवर्स की, ऐसी रिवर जो पूरे साल फ्लो करती हैं उनको बोलते हैं हम क्या, हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर का दूसरा नाम क्या है, पेरिनियल रिवर। ठीक है, तो दो वर्ड हमने देखे, पेरिनियल रिवर और हिमालयन रिवर्स आर द सेम थिंग एंड दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर, यानी कि वो पूरे साल ही क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। देयर आर 3 मेजर हिमालयन रिवर्स, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, विच 2 इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थन ऑफ द हिमालयास। यानी कि जो इंडस और ब्रह्मपुत्र है वो नॉर्थन हिमालय से ओरिजिन होती है, यानी कि निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं, बनती हैं, उनका ओरिजिन पॉइंट वही है। ठीक है, दे करता माउंटेन एंड मेक जॉर्ज। तो ये क्या किसका पॉइंट है, ये हमने अभी बात की थी, यह रेसिक्वेंट रिवर का एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि ऐसी रिवर जो अपने फ्लो के अकॉर्डिंग बनी, सपोज करो ये ऐसी फ्लो फैरी थी, ऐसे फ्लो था, यहाँ पे एक हिमालय बन गया, तो इनके फर्क नहीं पड़ रहा है, इन्होंने हिमालय को काट दिया और अपना रास्ता बरकरार रखा। ठीक है, तो ऐसी रिवर्स को बोलते हैं रेसिक्वेंट। द हिमालयन रिवर्स प्रीफर इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज, कैरी ह्यूज लोड ऑफ साल्ट एंड सैंड फॉर्म इन द अपर कोर्स। यानी कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वह
ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं किसमें, इरोजनल एक्टिविटी में, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या करती हैं, इरोजन करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब वो हाई पॉइंट से आती हैं, ऊंचे क्षेत्रों से आती हैं, ढलान बहुत ज़्यादा होता है, स्लोप बहुत तेज़ होता है। स्लोप ज़्यादा रहेगा तो वो क्या करेंगी, इरोजन ज़्यादा करेंगी। साथ साथ पानी का बहाव बहुत तेज होता है, तो बहाव बहुत तेज रहेगा, स्पीड बहुत तेज रहेगी, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है तो वह इरोजन भी ज़्यादा करेगा, है ना। जब स्लोप कम हो जाता है तो वो इरोजन नहीं करता, वो फिर क्या करता है, डिपोजिशन चालू कर देती है नदियाँ, इरोजन का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड से आती है, सॉरी हाई पॉइंट से आती है। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रेटी, इंडिया कैन ओनली यूज 20% ऑफ इंडस वाटर सिस्टम वाटर विच इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस इन द पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। आप सभी को पहलगाम का इंसिडेंट याद होगा। उस दौरान उसके रिपकर्सन में आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट। तो उसके रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, हिंदी में समझ लीजिए थोड़ा सा, तो इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है इंडस ट्रीटी को। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा क्लॉज डाल दिया ताकि आपको याद रहे कि इंडस ट्रीटी भी एक चीज़ है। तो हमने पढ़ लिया बेसिकली हिमालयन रिवर्स क्या होती हैं, और हिमालयन रिवर्स में कौन कौन सी नदियों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन सी नदियाँ होंगी, इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है बाबूजी, तो आपके सामने मैप और थ्योरी दोनों ही क्या है, प्रेजेंट है। सो आप देख लीजिए, पहले मैप को देखेंगे देन हम बात करेंगे। तो भाई पहले हम पढ़ लेते हैं, जस्ट लिटिल मोर देन 1/3 ऑफ द लोकेटेड इन इंडिया एंड रेस्ट पाकिस्तान। तो जब हम बात कर रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम की, तो इंडस रिवर जो 1/3 है वह भारत में है और बाकी क्या है, पाकिस्तान में है। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। इट इज राइज तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक है, वहां से ये निकलता है, उसके पास से चिकोंग एक क्या है, लेक है, वहां से ये निकलती है। स्पेशल मैं बात करूं, ठीक है। इट एंटर इंडिया फ्रॉम द वेस्ट थ्रू द लद्दाख। यह है भारत के वेस्ट में, लद्दाख से एंटर करती है भारत में। इट हैज सर्व द ट्राइब्यूटरी लाइक जास्कर, नुब्रा, सियोक, हंसा विच इज मीट इन कश्मीर। तो भाई इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वह जास्कर, नुब्रा, सियोक, हंसा है, जो कहाँ मिलती है, कश्मीर में मिलती हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यह रिवर है इंडस, यहाँ से निकली ऐसे ऐसे जा रही है ना, और ये आ गई ऐसे मुजफ्फरा, और यहाँ से ये ऐसे ऐसे आके, यहाँ से आके निकल के गई, ठीक है, अरेबियन सी में आके चली गई। ठीक है, तो ये हमारी है रिवर झेलम, ये थी यहाँ पे चिनाब, और यहाँ पे रावी, ब्यास, ठीक है, और ये सतलुज। ठीक है, तो आप देखेंगे सतलुज मिलती है ब्यास में, ब्यास डायरेक्ट मिलती है इंडस रिवर में। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जो झेलम, चिनाब और रावी हैं वह इंडस रिवर में ट्राइब्यूट नहीं करती हैं, वो ट्राइब्यूट करती हैं किसको, ब्यास रिवर को, एंड ब्यास रिवर जाके ट्राइब्यूट करता है इंडस रिवर को। बट आप मैप देख रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा इजी कि भाई कौन सी चीज़ कैसे है। ठीक है, तो कौन सी नदियाँ किस तरीके से आप यहाँ पे ट्राइब्यूटर के रूप में काम करती है वो आपको दिख रहा होगा। इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैंने रख दी है। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी जॉइन इन द मिठनकोट पाकिस्तान। यानी सतलज, ब्यास, झेलम, जो ये पॉइंट है, इसे ये बोल कौन सा बेटा, ये पॉइंट है मिठनकोट। ठीक है, तो ये मिठनकोट है जहां पर ये सब क्या करती हैं, मैच करती हैं किसको, इंडस को। It reached the Arabian Sea following the southwards the east of Karachi, one of the longest river with the length 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर की क्या है, लंबाई है, और यह अरेबियन सी में डिस्चार्ज होती है। मैप भी आप देख रहे हैं, यह अरेबियन सी छोटा सा। ठीक है, ऐसा नहीं, इतना ही है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप देखिए। अभी चलते हैं आगे। बहुत सारी मैपिंग क्लास में यूज करता हूँ ताकि आप समझ पाए जी। ये रही, और देखिए और समझिए। ठीक है, तो भाई ये रही हमारी मेन रिवर सतलज, ये आ रही यहाँ पे इंडस रिवर। ठीक है, ये रही सतलज, और यहाँ पे ये रही इंडस रिवर सिस्टम, जो हम यहाँ से, मैं भी आपको दिखाता हूँ मार्क करके रेड से। ये रही यहाँ पे
ठीक है। पंजाब, काबुलिरा, अटोक पड़ता है यहाँ पे, अमृतसर इसके क्या है, किसके किनारे है, सतलज के किनारे है, न्यू दिल्ली का पंडीरा, इंडस रिवर पे लेह पड़ता है। ठीक है, क्लियर। तो यह भारत में लद्दाख वाले हिस्से से एंटर करती है और यहाँ से निकलते हुए मिठनकोट में यहाँ मिलती है। ये मिठनकोट वाला पॉइंट है जहाँ पर सारी नदियाँ मिलती हैं। आपको जो ईस्टर्न वाली नदियाँ हैं वो सारी नदियाँ आपको पता होगी, क्योंकि आपको हर जगह हर बुक में यह देखने को मिल जाता है। ठीक है, बट यह आपको नहीं देखने को मिलेगा। कौन सा पॉइंट? पॉइंट ये कि जो ये रिवर्स हैं ये वाले। चलो, नेक्स्ट हमारा ये रहा मैप। ये इजी बिल्कुल मैप है, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से निकली है रिवर और कहाँ से कहाँ तक ये जाती है। ठीक है, तो मैप लगाने का पर्पज सिर्फ यही था कि मैं आपको रिवाइज करा सकूं, आपको विजुलाइज करा सकूं कि कौन सी नदी कैसे कैसे आती है। तो जब आप ये मैप देखेंगे और फिर बाद में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिवर इस तरीके से बहती है और यहाँ से निकलते हुए ऐसे ऊपर से होते हुए ऐसे जाके स्लोप में बनाती है, यानी कि आर्क सब लेके ये जाती है और जैसे लद्दाख में एग्जिट करती है, वहाँ से करते हुए मिठनकोट में सारी नदियाँ मिलती हैं जो भारत की तरफ से आती हैं, और यहाँ से नदियाँ हैं जो राइट हैंड साइड से मिलेंगी, झोब, गुमल, तोची, कुर्रन, काबुल, कुनार, स्वेट, गिलगिट्स से एंट्री करती है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा क्या है, घुसर मुसर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भारत का जो मैप है वो भी साथ मिला दिया है, लेकिन यहाँ पे ये डिज़ाइन किया गया इस तरीके से बनाया हुआ है कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए कि आप क्या देख रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आप समझेंगे हम कौन सा, द गंगा रिवर सिस्टम। द हेड वाटर ऑफ गंगा नोन एज द भागीरथी ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। इसे पढ़ने से पहले चलो पढ़ लेते हैं, बात करेंगे। भागीरथी जॉइन द अलकनंदा एट द देवप्रयाग, है ना। अभी कौन कहाँ पड़ता है, कौन सी लोकेशन क्या यहाँ पे है, सब पता चल जाएगा आपको, क्योंकि आज की जो क्लास है उसमें जो समझाने वाला पार्ट था ना, जो आपको डिस्क्राइब करने वाला पार्ट था, वो हो चुका है ख़त्म। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, कैसे कैसे निकलती है, सिर्फ आपको विजुलाइज करना है, फैक्ट आपको पढ़ने हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम्स या फिर सिविल्स की तैयारी करेंगे तो भी ठीक है। तो अब सिर्फ आपको समझना नहीं है, अब आपको फैक्ट पकड़ने हैं और थोड़ा विजुलाइज करना है कि ये मैप है, इस मैप में कौन सी रिवर कहाँ से होकर जा रही है। ठीक है, तो द हेड वाटर ऑफ गंगा नोन एज द भागीरथी, तो जो है भागीरथी के रूप में ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ पता चली कि जब हम गंगा नदी को पढ़ते हैं तो गंगा नदी का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन पॉइंट है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और जब ये निकलती है तो उसका नाम था रहता है भागीरथी। तो भागीरथी ज्वाइंट बाय अलकनंदा, अलकनंदा भागीरथी को ज्वाइन करती है कहाँ पे, देवप्रयाग पे। तो देवप्रयाग क्या है, एक लोकेशन है, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं भागीरथी और क्या है, अलकनंदा, भागीरथी तेरी अलकनंदा ज्वाइन करेगी और तो क्या बनेगा, देवप्रयाग लोकेशन होगी ये वाली। ऐसे आगे लगा हुआ है, पहले दिखाता हूँ मैप ही, ताकि आपको पहले विजुलाइज करा देता हूँ ना। देखिए, ये रही हमारी मेन रिवर अलकनंदा, ये रही मंदाकिनी, ये रही और पिंडर गंगा, ये रही। तो ये सब कहाँ मिल रहे हैं, देवप्रयाग, भागीरथी, ये रही। तो ये हमारी भागीरथी रिवर है जो यहाँ से होकर निकल रही है ना। तो भागीरथी ये रही जो निकलती है, और बाद में इसे ज्वाइन करती है अलकनंदा जो बद्रीनाथ से निकल रही है। ठीक है, और ये लोकेशन है, ये वाली लोकेशन है देवप्रयाग। बट इससे पहले क्या होता है, मंदाकिनी रिवर ज्वाइन करती है किसको, अलकनंदा को, वो पॉइंट बनता है रुद्रप्रयाग। उससे पहले पिंडर गंगा ज्वाइन करती है, उससे जो बनता है लोकेशन कर्णप्रयाग। फिर नंदाकिनी ज्वाइन करती है उससे पहले, तब बनता है नंदप्रयाग। ठीक है, और सबसे पहले धौली गंगा ज्वाइन करती है तब बनता है विष्णुप्रयाग। यानी अलकनंदा को पहले ज्वाइन करती है कौन सी नदी, धौली गंगा, तब बनता है सबसे पहले विष्णुप्रयाग। फिर नदी आगे बढ़ती है और एक नंदकिनी नदी है, नंदकिनी नदी मिलती है तो क्या बनता है, नंदप्रयाग बनता है। फिर नदी आगे बढ़ती है, नाम अलकनंदा ही रहता है। फिर नदी आगे बढ़ेगी और फिर मिलती है पिंडर गंगा करके, और फिर पिंडर गंगा जब मिलेगी तो बनेगा कर्णप्रयाग। और ये अलकनंदा ही रहता, नाम इसका चेंज नहीं हो रहा है, अलकनंदा लास्ट में आके फिर एक अंतिम नदी मिलती है जिसे बोलते हैं मंदाकिनी, और एक नई लोकेशन बनती है जिसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग।
ठीक है। तो फाइनली फिर बाद में ये मिलती है भागीरथी से, और भागीरथी से जब मिलती है तब बनता है देवप्रयाग, और भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर एक नाम बनाती है गंगा नदी। ठीक है। और ये क्या है, एक सहायक नदी है, कौन सी, यमुना रिवर, और ये कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 बड़े धाम दिख रहे हैं हमें, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक। तो केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी रिवर जो गंगा में मिलती है, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी जो अलकनंदा में मिलती है, अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, और समझना चाहे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है साहब। तो ये तो मैं इसको समझाना था कि कौन चीज़ कहाँ से मिल रही है। अब आप देखिए ये चीज़ सब यहाँ पे लिखा हुआ है, यमुनोत्री ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ द यमुना, यमुना का सोर्स है यमुनोत्री ग्लेशियर, है ना। अरे आजा भाई, तो फॉलोइंग पैरेलल ऑफ गंगा इज राइट बैंक ट्राइब्यूटरी यमुना मीट्स गंगा एट द इलाहाबाद, जिसे हम बोलते हैं प्रयागराज। और ये लॉन्गेस्ट है, क्या है, लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है गंगा की, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी के रूप में अगर हम जाने तो कौन सी है बेटा, ये है यमुना रिवर, है ना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अदर मेंशन द ट्राइब्यूटरीज आर फ्रॉम द नेपाल हिमालयस थ्रू द flooding northern rivers cause damage life and property, but they enrich soil fertility for agriculture. चंबल, सोन, बेतवा आर दी मेन पेनिनसुलर ट्राइब्यूटरीज। यानी कि गंगा की बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, बट जब हम बात करते हैं पेनिनसुलर ट्राइब्यूटरीज कौन सी है, तो वहाँ पे 3 नाम आते हैं, चंबल, सोन, बेतवा। चंबल, सोन, बेतवा। अभी मैं और भी मैप के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, मैप के द्वारा आपको दिखाया जाएगा कि कौन कौन सी लोकेशन है। एक मैप हाथ का बना हुआ भी है जो मेड बाय मी, मतलब प्रिपेयर्ड बाय मी एंड कंप्लीटली किसके द्वारा, सब राइट्स बिलोंग टू GS 365, है ना। बट नेक्स्ट क्या होता है, गंगा एंड फॉलोइंग इन द फरक्का वेस्ट बंगाल एंड मेघना द माइटी रिवर कंसिस्टिंग द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉलोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है। अभी जो लिखा हुआ है, फॉर्मिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। यानी कि गंगा नदी निकल के इन सब ट्राइब्यूटरी से मिलके और लास्ट में किससे मिलेगी, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टे का निर्माण करती हैं, दैट इज सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है। कैसे करती हैं अभी हम देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने बाकी हैं, तो अभी इन आंखों को बहुत सारी चीज़ देखनी है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये आप देख चुके हैं। देखिए ये है क्वेश्चन वाला मैप जो आप समझेंगे। तो ये रही हमारी गंगा नदी, भागीरथी अलकनंदा मिलकर चली, यहाँ से चलेंगी, है ना, यहाँ से चली, अच्छा भाई चल गई। ठीक है, कानपुर, वाराणसी, यहाँ होते हुए पटना, ठीक है साहब, यहाँ आई और यहाँ से आगे फरक्का में आगे मिलेगी। इधर से यहाँ से आएगी ब्रह्मपुत्रा जो शार्प मोड़ लेके आके यहाँ आके इसे मिलेगी ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे आएगी ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मपुत्र आएगी, है ना। और यहाँ पे ये पूरा क्या है, यहाँ पे हिमालयन टेरेंस है पूरा, जो आप पढ़ चुके हैं पहले, है ना। तो ये हिमालय, हिमालय उस तरफ, इसका नाम होता है टंगसपो। किसका नाम होता है टंगसपो, नाम होता है बेटा ब्रह्मपुत्र रिवर का। अभी के लिए आप समझेंगे क्या कि गंगा रिवर यहाँ से निकल रही है और इसकी बहुत सारी क्या है ट्राइब्यूटरीज हैं, जैसे गोमती, शारदा, है ना, घाघरा, राप्ती, है ना, गंडक, है ना, बहुत सारी रिवर्स हैं जब हम बात करते हैं हेल्प ट्राइब्यूटरीज की। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कि जो गंगा रिवर है उसके किनारे कौन कौन से शहर, सिटी क्या है, एस्टेब्लिश्ड हैं, सिचुएटेड हैं। ठीक है, तो गंगा पे इम्पोर्टेंट कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, पटना है। ठीक है, यहाँ पे भागलपुर है। इसी तरीके से आप देखेंगे यमुना को लेकर, यमुना दिल्ली, मथुरा, आगरा। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलती है बेटा, ये मिलती है इलाहाबाद पे। ठीक है, तो आप सभी को याद होगा अभी इलाहाबाद का कौन सा मेला, कुंभ का मेला। ठीक है, तो आप ये मैप में आपको स्लाइड मिलेगी, ये स्लाइड पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी GS 365 @u पर, जहां आप इसे पूरी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं कि कौन सी रिवर कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे चलती है। ठीक है,
तो आगे बढ़ेंगे, और भी मैप है मेरे पास गंगा नदी से रिलेटेड जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम देख चुके हैं, नहीं देखा देख लो, ठीक है। तो ये रही हमारी गंगोत्री ग्लेशियर, और यहाँ पे अरे यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है, इस तरीके से आप मैच करेंगे। और यहाँ पे सिंध, बेतवा, कैन, सोन रिवर ये रही, और यहाँ से घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। ये नदी मिली हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे ये रही जो हम बोल रहे थे साउथ से, चंबल, सिंध। चंबल मेन रिवर है यहाँ पे। चंबल की जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो बानस है, काली है, सिंध है, प्रभावती है ना। लेकिन हम मेन रिवर की बात करें, मेन बॉडी की बात करें, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ऐसी 4 रिवर हैं जो पेनिनसुलर रिवर होने के बाद भी क्या है, गंगा नदी की ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है। ये है वो मैप जिसे हम बात करते हैं कि मैंने हाथ का मैप आपके लिए प्लान किया है, डिजाइन किया है, जो आप देख सकते हैं, ठीक। तो गंगा नदी का जो पूरा डायग्राम है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। यहाँ से निकलेगी रामगंगा, कन्नौज मिलती है, गोमती रिवर लखनऊ में मिलेगी, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, नहीं तो मैं इनकी लंबाई मेरे को पता है ना। सो वो ज़्यादा ही कुछ हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लिया है और आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें आसान कर दी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदी, दामोदर रिवर, हुगली, पद्मा, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा कवरेज किसका, गंगा रिवर सिस्टम का। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा रहेगा, एक मिनट ना, इसको लैपटॉप बंद हो गया, तो भाई बंदी हो जा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। तो इट ऑल्सो राइज फ्रॉम द चैम्यूंगडुंग ग्लेशियर नियर द मानसरोवर लेक, ईस्ट ऑफ द मानसरोवर एंड लॉन्गर देन द इंडस, ठीक है। इंडस से लंबी नदी है। तो इट फॉलोज द पैरेलल टू द हिमालयन इन द ईस्टर्न डायरेक्शन। मैंने अभी आपको दिखाया बना करके कि यह कैसे बहती है, यह हिमालय के पैरेलल बहती है और वेस्ट टू ईस्ट बहेगी और हिमालय के उस तरफ बहती है, और लास्ट में एक शार्प मोड़ लेगी नामचा बलवा पत्थर माउंटेन के पास, और भारत में क्या करेगी, भारत में एंट्री यहाँ पे इसको मिल जाएगी, कर लेगी, ठीक है। तो रीचिंग नामचा बलवा पत्थर इट टेक्स यू टर्न, इट्स टेक नामचा यू टर्न टू अरुणाचल प्रदेश थ्रू द दिहांग गॉर्ज। कौन सा गॉर्ज है वो, दिहांग गॉर्ज के माध्यम से क्या करती है, ये शार्प मोड़ लेती है, यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश कर जाती है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वो यू टर्न है जिसकी हम बात कर रहे हैं एक साथ। इतना खतरनाक यू टर्न देखना, सिर्फ एक पत्थर है और उसके पास से निकल रहा है, पहाड़ है, पहाड़ के घूमते हुए वापस यू टर्न ले लेती है। इट हैज स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सिल्ट इन तिब्बत कॉज टू हैविंग कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेडिमेंट्स इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं, सेडिमेंट और सिल्ट इसमें कम रहता है। एनवायरमेंटली वेयर इट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ द सेम इन इंडिया एज इट पास थ्रू द हाई रेनफॉल रीजन। यह हाई रेनफॉल रीजन से गुजरती है, ठीक है। तो इसमें कोई चीज़ है नहीं। इट ओवरफ्लड असम, बांग्लादेश एवरी ईयर कॉजिंग द वाइड स्प्रेड डैमेज। इसके कारण असम, बांग्लादेश में कई बार हमने देखा है कि क्या आती है बेटा, क्या आता है, फ्लड्स आते हैं जो बहुत सारा नुकसान हमें करके जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यह रिवर हाईली रेन एरिया जो होता है वहाँ से होकर पास करती है और बारिश होती है, जिससे वाटर फ्लो बढ़ जाता है और बाढ़ जो फ्लड है उसकी संभावना है, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, जो मेरी बात समझ नहीं पाए वो पढ़ सकते हैं। वेयर एज इट हैज़ मोर अमाउंट, इट हैज़ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सिल्ट इन तिब्बत कॉज ऑफ हैविंग ए कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है। स्टार्टिंग में कॉज क्या होता है, पानी कम होता है, वॉल्यूम कम रहता है, बट एनवायरमेंट वेयर एज इट हैज़ मोर अमाउंट इन द सेम इन इंडिया। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत में, ये तिब्बत वाला केस है जहाँ पर इस वाटर वॉल्यूम कम होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं भारत में तो इसका वाटर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज ये हाई रेनफॉल एरिया से होकर गुजरती है। इसी कारण क्या होता है, असम और बांग्लादेश में यह है क्या करती है, बाढ़ यानी कि फ्लड के चांसेस को बढ़ा देती है, और जिससे हमें हर साल काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिलता है, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। चलो बढ़ते हैं आगे, और ये हमारा है किसका मैप, ये हमारा दिखेगा आपको इंडस नहीं, ब्रह्मपुत्र रिवर का मैप है भाई। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का ये मैप
हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से निकलती है बेटा, मैं मार्क कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना कि मैं कहाँ से बात करूँ। यहाँ से निकली रिवर, ये ऐसे चलती रहेगी पैरेलल। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार हिमालय दिखाता हूँ बना के। एक बार हिमालय में थोड़ा ग्रीन कलर से बताता हूँ ना, ताकि आपको, सॉरी येलो से बनाता हूँ, दिख जाएगा ना येलो, नहीं दिखेगा, ये दिखेगा। ठीक है, तो ये रहे मेरे हिमालय ऐसे, ठीक है, और यहाँ से हिमालय ये रहा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा है हिमालय का, मैंने थोड़ा समझने के लिए बनाया है। तो बेटा ये हिमालय के पैरेलल बहती है। ठीक है, तो ये रिवर बहेगी पैरेलल, ठीक है, ऐसे बहेगी। और यहाँ पे नामचा बर्फा पत्थर, यहाँ पे नामचा बर्फा पत्थर है, और दिहांग गॉर्ज ये है। ये दिहांग गॉर्ज है जो हिमालय और उसको काटेगा, क्योंकि हिमालय ऐसे बने हुए हैं, हिमालय ही खत्म नहीं हुआ, हिमालय ऐसे है बेटा पूरा, है ना। एक बार रुक जाइए, एक बार रुकिए, मैं पूरा तो हिमालय एग्जैक्टली ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गॉर्ज है वो जो दिहांग गॉर्ज है, दिहांग गॉर्ज को काट के ये नदी अंदर आती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे आएगी और यहाँ से ऐसे एंट्री करेगी, और यहाँ पे नामचा बरवा पत्थर है जिससे ये घूम के निकल रही है। नामचा बरवा पत्थर है, नामचा बरवा पत्थर नहीं, हिमालय है ना। नामचा बरवा माउंटेन है, और साथ ही साथ गॉर्ज कौन सा है, गॉर्ज है दिहांग गॉर्ज। कौन सा बेटा, दिहांग गॉर्ज। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे दिहांग गॉर्ज हमें देखने को मिला। गॉर्ज वैसे एरिया होता है कि जब कोई रिवर, है ना, इस जो मैंने अभी बात की थी, जब कोई रिवर किसी माउंटेन को इरोज करते हुए अपना रास्ता बनाती है, फ्लो कंटिन्यू रखती है, तो वो एक जॉर्ज का निर्माण करती है। जॉर्ज क्या होता है, जॉर्ज बेसिकली बहुत एक गहरी घाटी होती है। जैसे कि ये यहाँ पे माउंटेन था पूरा, और इसे काट के यहाँ से बहुत गहरा बनेगा, तो क्या करेगा, नदी काटी जाएगी। माउंटेन क्या हो रहा है, माउंटेन लगातार ग्रो करते हैं ऊपर, है ना। लेकिन रिवर क्या करती है, रिवर अपना रास्ता नहीं छोड़ती है, तो क्या होता है, वो घाटी गहरी हो जाती है, और वह अलग अलग प्रकार की आकृति बनाती है, जिसे हम गॉर्ज कहते हैं ना। इसी में वी आकृति की आकृति होती है, आई आकृति होती है, जिसे कैनन भी बोलते हैं ना। जब इसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, चौड़ाई कम है, तो इसे कैनन बोलते हैं ना। तो नाम अलग अलग हो जाते हैं, बट लेकिन वो गॉर्ज ही होते हैं। यानी कि बहुत गहरी घाटी जब बन जाती है तो उसे गॉर्ज कहते हैं। अच्छा ठीक है, याद दिलाता हूँ थोड़ा सा, आपने मूवी देखी है रावटी राठौर। तो आप जब मूवी देखेंगे और एंड में जो जब मूवी अपने लास्ट पार्ट में पहुंचती है, तो वो भागती हैं लड़कियां, जो सोनाक्षी सिन्हा को पकड़ के लाते हैं, तो वो बहुत ही गहरी घाटी सी में भागते हैं। तो इस प्रकार की जो एकदम पैरेलल कोई भी आकृति बनती है माउंटेन्स के बीच, तो उसे बोलते हैं गॉर्ज, है ना। तो उसे वो एक गॉर्ज के रूप में आप उसे समझ सकते हैं, वो गॉर्ज ही है, वो क्या है, एक गॉर्ज है। ठीक, आप गूगल करेंगे तो वैसी आकृति बहुत सारी आपको दिख जाएंगी, गॉर्ज कैसे होते हैं, है ना। समझ में आ गया। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा नहीं इसके कारण आपको जाके रावटी राठौर मूवी देखने की जरूरत नहीं है, आप जाके सिंपल गूगल कर सकते हैं अगर आपको फिर से देखना है ना। लेकिन जिन लोगों ने देखी तो वो आप ये रिमेंबर कर सकते हैं बीच बी क्लास में, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं इजीली, है ना। तो ये रहा हमारा बेसिक मैप कि यहाँ से यह है चैमिंगडोंग ग्लेशियर जहाँ से निकलेगी रिवर, और यहाँ पे क्या होगा, एक शार्प मोड़ लेगी, और यहाँ पे क्या है, यहीं पे बेटा क्या है, ये यहीं पे क्या है, नामचा बरवा पत्थर है, और यहाँ पे क्या है, दिबांग पास है। ठीक है, ये वो नदी है, दिबांग पास है, दिबांग रिवर है, और ये अंदर से आएगी, यहाँ पे रिवर मैच करेंगी, मिलेंगी, ट्राइब्यूटरीज क्या करेंगी, ज्वाइन करेंगी। एंड ये क्या है, यहाँ पे आ जाए, ये क्या है, ये कौन सी रिवर है बेटा, पता है कोई मुझे, ये कौन सी रिवर है, तो ये है हमारी गंगा रिवर। ठीक है, तो ये हमारी गंगा रिवर है, और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे दोनों। तो क्या ज्वाइन करने के बाद क्या बनेगी, ज्वाइन करने के बाद बन जाएगा यहाँ पे आगे, इसका नाम बन जाएगा पद्मा। क्या बनेगा, पद्मा। पद्मा कब बनता है, पद्मा गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर जब बनेंगे तो बन जाएगा पद्मा। ठीक है, राइट। तो पद्मा हो गया, और आगे जाके इस पर एक नदी मिलेगी मेघना, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है बेटा तो इसको बोलते हैं मेघना। और यह अंतिम रूप से मेघना के नाम से ही क्या करती है, नदी जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पे गिरेगी बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल।
ठीक है साहब, अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें इजीली। अब बढ़ते हैं हम आगे और नेक्स्ट हमारा पैटर्न आएगा। अब उससे पहले एक मैप और है, ये देख लीजिए, और भी एक मैप दिखेगा मेरे को, है ना। ये मैप किसी और इंस्टीट्यूट का है, सो कॉपीराइट का इश्यू हो सकता है, इसे हटा देता हूँ जल्दी से, है ना। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा है, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा। इस पर कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा, आप ये देख सकते हैं। सो ये यहाँ से स्टार्ट हुई है बेटा, जहाँ से भारत में एंट्री उसने किया वहाँ से हमने स्टार्ट की है, जहाँ से भारत में एंट्री उसने किया। नामचा, बरवा पत्थर और दिहांग पासेस के बाद का ये मैप है, जहाँ आपको दिख रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। एंड यहाँ पे ये नदियाँ हैं जो ज्वाइन करती हैं ब्रह्मपुत्रा को बिफोर द जॉइन गंगा रिवर। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, समझ में आ गया होगा, कुछ समझने की चीज़ है नहीं, है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट हमारा है पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर क्या होते हैं? दे आर सीजनल रिवर्स, है ना। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड कौन सा बेटा यहाँ पे कीवर्ड है सीजनल रिवर। तो मैंने आपको बताया था सीजनल रिवर्स क्या होती हैं। वैसी नदियाँ जो जिनका सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है? बारिश होता है, रेन होता है, उन्हें हम सीजनल रिवर्स कहते हैं। ऐसी नदियों का साइज क्या होता है? दे आर स्मॉलर इन साइज, यानी कि साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। जब हम बात कर रहे हैं कंपेयरली हिमालयन रिवर्स, वेस्टर्न घाट फ्रॉम द मेन वाटर डिवाइड फॉर द पेनिनसुलर रिवर। ठीक, ऑल मेजर रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो टू द ईस्टवर्ड डायरेक्शन एंड डिपॉजिट्स इन बे ऑफ बंगाल। नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर विच आर वेस्ट एंड मेक द सेंचुरीज। ठीक है, एक मिनट, दोनों चले गए क्या? ठीक है, तो नर्मदा और तापी दो मेन रिवर हैं जो एस्चुरीज बनाती हैं, और ये सब नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बे ऑफ बंगाल में डिपोजिशन करती हैं, और वहाँ पे किसका निर्माण करेंगे बेटा? डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा बनाते हैं, DELTA। डेल्टा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, दिस इज ए शेप लाइक डेल्टा, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उस प्रकार के शेप का निर्माण करती हैं, इसलिए इसे डेल्टा बोलते हैं। तो कोई साइंस और यहाँ पे लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक शेप जैसे रिवर आती है, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में वो डिवाइड हो जाती हैं, वितरकों में वो बदल जाती हैं, ऐसे ऐसे बना देती हैं। तो इस प्रकार का जो ये ओवरऑल एक क्या बन रहा है? शेप बन रहा है इस तरीके का, जो फिजिक्स में इसे डेल्टा कहते हैं, इसलिए इसका नाम डेल्टा रखा गया, सिर्फ और कोई लॉजिक इससे अलग है नहीं। ठीक है, तो हमने बात की पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती है। ऐसे रिवर जिनके सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है? सीजनल होता है, रेन होता है, यानी कि सिर्फ रेनी सीजन में उनमें वाटर होता है, जैसे ही रेनी सीजन जाता है वो सूख जाती हैं। लाइक मैंने एग्जाम्पल आपको दिए, कौन सी? लूनी और साबरमती। बट ऐसी नदियाँ ऐसा नहीं कि वो सूख ही जाए, सूखती नहीं है, लेकिन वाटर लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी नदियों को भी सीजनल कहते हैं, जिनका सोर्स, सिंपल सी बात है, एक डेफिनेशन याद रखेंगे, जिनका वाटर ऑफ सोर्स सीजनल रेन होता है उसे हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, यह कंपेयरली छोटी होती है, वाटर वॉल्यूम इनका में कम रहता है, कंपेयरली क्या होता है? हिमालयन वाटर्स, हिमालयन रिवर्स में वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। ठीक है, वॉल्यूम वाटर ज़्यादा रहेगा तो उनका क्या होगा? उनकी कैपेसिटी, जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, LCC, लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेंगी? जो इरोजनल एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा करेंगी, है ना। तो क्या करेंगी? गहरी गहरी जो जॉर्ज होंगे वो ज़्यादा बनेंगी, है ना। तो जितनी भी जो आकृति होती है वो सब ज़्यादातर केसेस में हमें हिमालयन रिवर्स के द्वारा बनाई हुई दिखती हैं। और पेनिनसुलर रिवर्स का क्या होता है? वॉल्यूम वाटर कम होता है, ढलान के सहारे बहती हैं, साथ ही साथ सीजनल रेन ऑफ वाटर सोर्स होता है। तो क्या होता है? यह ज़्यादा कोई ऐसी आकृति बनाई हमें दिखने को नहीं मिलती है। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर हम पढ़ेंगे, नर्मदा नदी को पढ़ लेते हैं, फिर इनके बाद थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे सब नदियों के बारे में। गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और लेंगे, देन हम क्लास को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे नर्मदा रिवर। तो अमरकंटक हिल से निकलती है, इट फ्लोज वेस्ट टू रिफ्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्टिंग। ठीक है, फॉल्ट बना है, फॉल्ट के माध्यम से
ये बहती है फॉल्ट में बहती है, यानी कि फॉल्ट कैसे बनता है मैंने आपको बताया, रिफ्ट और फॉल्ट एक ही बात है। तो वेस्ट रिफ्ट में ये बहती है, जो हमने बताया था कि प्लेट जब पैरेलली एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करती हैं तब रिफ्ट का डेवलपमेंट होता है, रिफ्ट का निर्माण होता है। हम बात कर चुके हैं सेकंड क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर धौलाधर फॉल्स आर सम पिक्चर की लोकेशन, यानी कि जो मार्बल रॉक्स हैं वह जबलपुर में जो मिलता है मार्बल रॉक, और धौलाधर फॉल्स जो है इसका है वो क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लोकेशन के रूप में फेमस है जहाँ पर टूरिस्ट इसे देखने के लिए जाते हैं। इट हैज़ ए रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम, यानी इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है, वो रेक्टेंगुलर शेप का है। तो यहाँ पे मैंने उसका एग्जांपल भी डाल दिया है, इट फ्लो थ्रू द एमपी एंड गुजरात। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं नर्मदा रिवर्स की, तो नर्मदा रिवर कौन से स्टेट से होकर गुजरती है बेटा, तो किस किस स्टेट से गुजरती है, एमपी एंड गुजरात से होकर नर्मदा रिवर गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, और नेक्स्ट ये मैप है हमारा जहाँ ओवरऑल आप सभी नदियों को देख सकते हैं जो हमने बात की पेनिनसुलर। तो बेटा ये हो गई गोदावरी, ये हो गई कृष्णा, ये हो गई कावेरी नीचे बह गई होती है ना, और ये हो गई हमारी कहाँ गया, ये हमारी महानदी ये रही, ठीक है, ये नहीं, ये महानदी, ठीक है। ये हमारी हो गई नर्मदा रिवर, यहाँ पे आएगी, और ये तापी। तो ये हो गई नर्मदा रिवर और ये तापी रिवर, है ना, और ये हो गई महानदी, ये हो गई हमारी गोदावरी, और ये हमारी कृष्णा, और ये कावेरी, ठीक है। तो ये रिवर्स है हमारी जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और जो नदी बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी बेटा वो क्या कर देंगे, वो करेंगे डेल्टा का निर्माण। किसका निर्माण करेंगे, डेल्टा का निर्माण करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि ये डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये एस्चुरीज बनाती हैं, एस्चुरीज बनाएंगी, ठीक है। तो क्यों बनाएंगे, क्या रीज़न है बेसिकली, तो जब हमने कल बात की थी कि इसका जो झुकाव है पूरे इंडियन पेनिनसुला का वो ऐसा दबा हुआ है कि इस तरह थोड़ा ऊंचा है, इस तरह झुकाव कम है, तो यहाँ पे जो ढलान है वो बहुत कम है। तो जब डेल्टा बनाने की हम बात करते हैं कि डेल्टा के लिए कौन सी आइडियल लोकेशन होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि एक तो उनका जो रफ्तार है, पानी का स्पीड क्या होना चाहिए, नदी की स्पीड कम होनी चाहिए, स्लो स्पीड होनी चाहिए, पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये स्लो स्पीड होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, स्लोप बहुत स्लो होना चाहिए, तभी क्या होगा, स्लोप स्लो होना चाहिए, लो स्लोप, तभी तो स्पीड कम होगी, है ना। और जो वाटर है उसमें सेडिमेंट्स रहेंगे तो क्या करता है, उसको जमा कर दिए, स्लोप कम होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्लोप ज़्यादा है, स्लोप हाई है, ठीक है, स्लोप हाई है तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, पानी एकदम धड़ाम से नीचे गिरेगा, और जब धड़ाम से नीचे गिरेगा तो वो कोई भी क्या करेगा, डेल्टा का निर्माण नहीं करेगा। यहाँ पानी धीरे धीरे गिरता है तो जो सेडिमेंट्स हैं वह जमा हो जाते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था, मैंने ये बताया था क्लास स्टार्टिंग में मेंडर्स का। मेंडर्स कैसे बनते हैं कि जब नदी प्लेन्स में एंट्री करती है, प्लेन्स में यानी कि समतल एरिया मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है नदी, तो क्या होता है, जो सेडिमेंट्स हैं जो मृदा अपरदन करके वो लाती है, एरोजन करके जो सेडिमेंट्स लाती है वह डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि किसी लोड को कैरी करने का जो क्षमता होता है वो कम हो जाता है, इसलिए वो उसको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पे आइलैंड्स का निर्माण होने लगता है और मेंडर्स का निर्माण होने लगता है। इसी तरीके से ये जो नदियाँ हैं, ये नदी सेडिमेंट्स इनमें कम होते हैं और वह क्या करती है, जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वहाँ जाकर इसको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनका जो स्लोप है वो कम है और नदियों की स्पीड भी कम है, तो वो जाके वहाँ पे इजीली स्लोप हो जाता है। स्लोप कम होने के कारण जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। वहीं हम बात करें नर्मदा और तापी की, तो यहाँ पे ढलान बहुत कम है इस एरिया का, क्योंकि ये रिफ्टेड एरिया है, रिफ्ट एरिया है, रिफ्ट यानी कि घाटी से बना है, तो ये उठा हुआ है एकदम, स्लोप बहुत पैना है यहाँ पे, और यहाँ पे स्लोप बहुत क्या है, पैना नहीं है, स्लोप कम है, तो यहाँ पे पानी धड़ाम से नीचे गिरता है, जिससे सेडिमेंट सीधे चले जाते हैं अंदर, वह रुकते, वो जवाब नहीं होता। यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि जब हम कोई गड्ढा है उसे भरते हैं धीरे धीरे, है ना, आपने कभी देखा हो, आपके कभी घर बना है तो जो सीमेंट बनाते हैं हम, है ना, तो धीरे धीरे डालते हैं ऐसे ऐसे, है ना, तो भर जाता है। लेकिन अगर मैं
पूरा मैंने उठाया मटेरियल और बीच पानी में डाल दूं तो उसके अंदर समा जाता है। इस तरीके से यहाँ पे ये केस यहाँ पे होता है कि जब हम पूरे जो सेडिमेंट्स लाते हैं रिवर, वो पूरा समुद्र में समा जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे किनारों पे वो जाता है, धीरे धीरे हम डालते हैं तो वह भरता चला जाता है। जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल दिया कि जब घर बनता है तो वहाँ पे जो मजदूर सीमेंट और उसका जो घोल बना के तैयार करते हैं तो उसे धीरे धीरे डालते हैं, तो क्या होता है वो भरता जाता है। लेकिन जब हम उसे पूरे किसी को उठा के एकदम अंदर डाल दें तो वो छपाक से अंदर चला जाएगा और ठीक है, तो वो समाएगा नहीं, उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखेंगे तापी बेसिन। तो इट फ्लोज पैरेलल टू द नर्मदा रिवर, यानी कि नर्मदा रिवर और तापी दोनों साथ पैरेलल बहती हैं एक दूसरे के। ठीक है, और ये सतपुड़ा रेंज में बहता है। फ्लोज होता है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर ये बहता है। ठीक है, आपको पता चल गया। का कोस्टल रिवर कौन सी? सोर्स रिवर, एग्जाम्पल साबरमती, माही और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये कोस्टल रिवर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोदावरी रिवर का। तो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, तो ये क्या, ये एक स्पेसिफिक इसके पास पोजीशन है क्या, कि जब हम बात कर रहे हैं गोदावरी रिवर की, तो गोदावरी रिवर जो पेनिनसुलर रिवर हैं, जो सीजनल रिवर्स हैं, उन सब में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इंडियाज लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। इंडियाज लार्जेस्ट रिवर, दिस इज द क्वेश्चन फॉर कमेंट सेक्शन। बट जब हम बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की, तो पेनिनसुलर एरिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? महानदी, गोदावरी है। ठीक है, सोर्स फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होता है? नासिक, महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन पॉइंट है। लेंथ कितनी है? 1500 किलोमीटर है। और यहाँ पे बहुत गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये आपको पहले बता चुका हूँ। फ्लोज थ्रू द महाराष्ट्र, ओडिशा, एमपी एंड आंध्र प्रदेश। इन स्टेट से होकर गुजरती है। कहाँ से? महाराष्ट्र है ना, ओडिशा, एमपी एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर पॉइंट। वेनगंगा, मंजरा, पेनगंगा आर द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरीज, यानी कि इसकी ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो पेनगंगा हो गया, मंजरा हो गया और वेनगंगा हो गया। तो भाई मेरे, मैं फिर से कह रहा हूँ, वेनगंगा और पेनगंगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर हैं और एग्जाम में आई हुई भी हैं, तो इसे हम छोड़ नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए कि जो ट्राइब्यूटरीज हैं उनमें वेनगंगा, पेनगंगा आर द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरीज फॉर द गोदावरी रिवर। इट कवर ए वेरी लार्ज एरिया, हैज क्वाइट ह्यूज लेंथ फॉर द क्या, ठीक है, इट कवर द ह्यूज एरिया, हैज क्वाइट ह्यूज लेंथ। दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द दक्षिण की गंगा। ठीक है, तो दक्षिण की गंगा क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि यह एक बहुत ही ह्यूज एरिया और उसकी ह्यूज का लेंथ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इंडियाज़ की लार्जेस्ट रिवर जब हम बात करते हैं तो गंगा नदी है। ठीक है, पेनिनसुलर भारत की, यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जो बहुत एक लार्ज, एक बड़े एरिया को कवर करती है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा के रूप में भी हम जानते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि दक्षिण की गंगा क्या है, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है, तो आप सिंपल आंसर देंगे गोदावरी नदी। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। चलिए, तो क्लास अब खत्म होने वाली है, बस आप थोड़ी सी बांध लीजिए कुर्सी की पेटी और थोड़ी देर और। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कौन सी रिवर्स के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा है महानदी बेसिन। राइज कहाँ से होता है बेटा? इसका राइज हो रहा है छत्तीसगढ़ हाईलैंड से, ट्रेन बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती है, उड़ीसा से होकर बहती है, सिंपल सी बात है। लेंथ कितना है? 860 किलोमीटर। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा से होकर बहती है। ठीक है, सिंपल सा फैक्ट है, आप याद रखेंगे। सोर्स कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी से होता है, और कहाँ पे होती है? एंड बे ऑफ बंगाल में जाकर डिस्चार्ज होती है, साउथ, इन द साउथ, चुडालोन तमिलनाडु में ये जाके डिस्चार्ज होती है। लेंथ कितनी है? 760 किलोमीटर है। कवर कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु से होकर बहती है। तो कहाँ से होकर बहेगी? कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु से होकर। अमरावती, भवानी, हेमावती आर दी ट्राइब्यूटरीज फॉर दिस। ठीक है, स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी, दामोदर एंड बेतवर्णी आर सम स्मॉलर ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो ये और छोटी छोटी नदियां हैं जो ईस्ट में फ्लो करती हैं, ये अलग नदियां। ठीक है, तो ट्राइब्यूटरीज की जब बात करते हैं तो अमरावती, भवानी एंड हेमावती ये ट्राइब्यूटरीज हैं। बट स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी एंड दामोदर,
ठीक है। बैतरणी, ये सब नदियाँ ईस्ट फॉलोइंग रिवर हैं, बट ये अलग रिवर्स है, ठीक है। तो ये इसकी कोई क्या है, ट्राइब्यूटरीज के रूप में आप नहीं रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कृष्णा बेसिन। लेंथ कितना है इसका, 400 किलोमीटर। सोर्स क्या है, महाकालेश्वर से निकलती है। ट्राइब्यूटरीज तुंगभद्रा, कोयाना, ठीक है, कतरप्रभा, मोशी एंड भीमा, ये सहायक नदियां हैं। कवर कौन करता है, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, कर्नाटक से होकर और महाराष्ट्र, 3 स्टेट से होकर बहती है। तो यहाँ पर ये मैंने बहुत ही क्लोज तरीके से आपको बता दें, क्योंकि ये नदियाँ इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, क्योंकि इनमें समझने की कुछ चीज़ है नहीं, है ना। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो फैक्ट आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दी। समझने वाला कॉन्सेप्ट वाली सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी गई हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये बहुत छोटे में खत्म क्यों कर रहा हूँ, ठीक है साहब, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है टाइप्स ऑफ लेक, है ना। तो लेक्स क्या होते हैं, लेक के टाइप क्या होते हैं, तो आप देखिए टाइप मेट्रोइड लेक्स होते हैं, टेक्टोनिक लेक होते हैं, वोल्केनिक लेक हो गया, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो मेट्रोइड हो गया, टेक्टोनिक लेक हो गया, वोल्केनिक लेक, ग्लेशियर लेक, फ्लूवियल लेक, लैंडस्लाइड लेक, एलोरियन, शॉर्ट लाइन, कर्क, ऑर्गेनिक, सॉल्यूशन, एंथ्रोपोजेनिक, है ना। तो ऐसे कई प्रकार की लेक हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले जानेंगे लेक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो हमने बता दिया आपको लेक के प्रकार, ठीक है। यहाँ पे आप सब लिखे हुए हैं कौन कौन से लेक के प्रकार आपको जानने हैं, समझने हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, आप थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया बहुत प्यारा सा। तो टेक्टोनिक लेक क्या होते हैं, इट इज फॉर्म बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, फॉल्टिंग या रिफ्टिंग। फॉल्टिंग और रिफ्टिंग के कारण क्या होता है, लेक का जो डेवलपमेंट होगा उसे हम बोलेंगे, कौन सी लेक बोलेंगे बेटा, टेक्टोनिक, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण जो लेक का डेवलपमेंट होगा, यानी कि जो मूवमेंट ऑफ प्लेट होगा उसके कारण जो भी लेक्स बनेंगी उसे बोलेंगे हम टेक्टोनिक लेक्स, ठीक है। एग्जांपल कैस्पियन सी एंड लेक बैकाल इज ए गुड एग्जांपल फॉर दिस, ठीक है, आप लग सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा है वॉल्केनिक। नाम से पता चल रहा है कि वॉल्केनिक इरोजन से के कारण जो भी झील का निर्माण होगा, लेक का निर्माण होगा, उसे हम बोलेंगे वॉल्केनिक लेक। ये कैसे बनता है, सपोज करो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, है ना। अब वो क्या हो गया, वॉल्केनिक क्या हो गया, वॉल्केनो हो गया डेड। अब वॉल्केनो में कभी भी इरप्शन नहीं हो रहा है, बारिश हुई और जो उसका क्रेटर है, मुहाना जो बोलते हैं, जहाँ से वो इसका इरप्शन हुआ था, उसके मुहाने पर पानी भर गया, ठीक है। तो उसे बोलते हैं वॉल्केनिक लेक, उसे बोलते हैं क्रेटर्स, ठीक है, उसे बोलते हैं क्रेटर। जब वो मुहाना बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे बोलते हैं कॉल्डेरास, है ना। तो एग्जांपल क्या है, क्रेटर लेक यूएसए का और लोनार लेक भारत में। तो भारत में भी इसके एग्जांपल है और वर्ल्ड में भी एग्जांपल से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ग्लेशियर लेक। तो फॉर्म बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर के मेल्ट होने से जो बनता है उसे बोलते हैं ग्लेशियर लेक। एग्जांपल ग्रेट लेक यूएसए और रूपकुंड लेक, ठीक है। ऑक्सबो लेक आपको भी समझाया था मैंने, मेंढर के कारण जो बनता है डायग्राम से, है ना। नाइल सरोवर लेक गुजरात का है। मेट्रोइड लेक क्या होता है, फॉर्म बाय क्रेटर्स कॉज्ड बाय द मेट्रोइक इम्पैक्ट। मैंने आपको बहुत अच्छे से कुछ बच्चों को, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं पहले भी, उनको पता होगा, है ना, कि जब मेट्रोइड आता है सोलर सिस्टम से और वह पृथ्वी पर आके गिरता है, जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय ना होने का बचा हुआ पार्ट पृथ्वी पे गिरता है तो बहुत गहरा गड्ढा कर देता है, और उस गड्ढे में जब पानी भर जाता है तो उसे बोलते हैं मेट्रोइड लेक, सिंपल, ठीक है। फ्लूवियल लेक फॉर्म अलोंग रिवर द कोर्स ड्यू टू द सेडिमेंट डिपोजिटेशन और फ्लडिंग, यानी कि सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए, उससे क्या होगा, एक सेडिमेंट डिपोजिशन से गड्ढे का निर्माण हुआ, उस गड्ढे में पानी भर गया तो क्या बन गया भाई, कौन सा बन गया, फ्लूवियल लेक, इसे बोलते हैं लेक पुलिकट। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, ठीक है। फ्लडिंग के कारण आपको देखते हैं पानी का जमा हो जाता है, जिस कारण भी एक लेक का निर्माण भी हम उसे भी हम लेक समझ सकते हैं, और उसको एक अलग नाम दिया गया है फ्लूवियल लेक। सॉल्ट वाटर लेक फॉर्म बाय द एंडोहरिक बेसिंग विद द हाई इवेपोरेशन एंड नो आउटफ्लो। चिल्का लेक इसका गुड एग्जांपल है। डेड सी इसका एक अनदर एग्जांपल है। डेड सी वर्ल्ड एग्जांपल है और ये चिल्का भारत में है ना। तो भाई इसका मतलब क्या है कि जो जैसे कि कोई क्या है लैंड लॉक्ड क्या है, कोई वाटर बॉडीज है और वहाँ पे एवोपरेशन होता है और उस झील को हम क्या बोलते हैं, एवोपरेशन रहेगा तो उसका जो सॉल्ट लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिससे उसे हम बोलेंगे सॉल्ट लेक, ठीक है, क्लियर। सॉल्ट वाटर लेक हो जाएगा। रिजर्वर क्या होता है, ह्यूमन मेड होते हैं रिजर्वर्स हम बनाते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, तो उसे भी हम लेक के रूप में समझें तो उसे हम रिजर्वर्स के रूप में जानते हैं, उसे भी हम लेक के रूप में समझ सकते हैं। और इसके एग्जांपल है नागार्जुन लेक्स, ठीक है साहब। नेक्स्ट हमारा है मैरोमेटिक लेक विद द लेयर ऑफ वाटर दैट डोंट मिक्स
ऑफन ड्यू टू द केमिकल एंड टेम्परेचर डिफरेंस। लेक लेक कैडेंगनो स्विट्जरलैंड में है ना। तो इसे कैसे समझेंगे कि जो दो तरह की वाटर बॉडीज हैं और वो किसी केमिकल और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक दूसरे मैच नहीं कर पा रही हैं और ये एक लेक का निर्माण कर देती हैं, तो इसे बोलेंगे हम एक अलग प्रकार की लेक, मैरोमेक्टिक लेक को के रूप में से हम समझ सकते हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। तो ये आप टेबल अपने पास रख सकते हैं, इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा की फीचर क्या क्या होने कि जो हम बात कर रहे हैं इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है लेक्स का। तो लेक की फीचर क्या होते हैं, साइज एंड डेप्थ वेरीज फॉर द शैलो। एक मिनट वापस आइए। तो वेरीज फ्रॉम शैलो पॉन्ड डीप बेसिन लाइक लेक तंजानिया। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं लेक्स की, तो लेक ऐसी वाटर बॉडी नहीं है कि उसका फिक्स एक साइज और शेप होता है, डेप्थ शेप फिक्स है। ठीक है, बहुत ही सैलो हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा डीप हो सकती है। एग्जांपल लेक तंजानिया है, यहाँ पे लेक तंजानिया का इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें वाटर टाइप के रूप में समझे तो इट कैन बी फ्रेश वाटर, इट कैन बी बैकिश वाटर, ब्रैकिश, इट कैन बी सलाइन। यानी कि ऐसा नहीं है कि खारा पानी है तो झील नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है कि फ्रेश वाटर है तो उसे झील नहीं कह सकते, या फिर ऐसा नहीं है कि उसका वाटर कैसा है, बैकिश है ब्रैकिश है तो उसे हम ये नहीं कह सकते वो झील नहीं है। यानी कि वाटर भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है, तब भी उसे हम क्या करेंगे, लेक के रूप में समझ सकते हैं। आउटफ्लो के रूप में समझिए, आउटफ्लो सम लेक्स आर हैव नेचुरल आउटलेट्स व्हाइल द अदर डज नॉट एंडोहेरिक। यानी कि कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जहाँ से रिवर्स का निर्माण भी होता है, यानी कि रिवर के ओरिजिन के रूप में भी कुछ लेक को समझ सकते हैं, यानी कि जहाँ से वाटर फ्लो पॉसिबल है, जहाँ से होता है। लेकिन कुछ ऐसी लेक भी होती हैं जहाँ जो लैंड लॉक होती हैं, जहाँ पर वाटर फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई वाटर बॉडी क्लोज है या फिर क्लोज नहीं है, तो उस आधार पर उस बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि ये लेक है या नहीं। यानी कि लेक दोनों प्रकार की हो सकती है, एक्सोहेरिक भी हो सकती है और एंडोहेरिक भी हो सकती है। ठीक है, एंडोहेरिक और एंडोरहिक एंड एक्सोरिक दोनों प्रकार की हो सकती है, जहां पर क्या है, आउटफ्लो हो भी सकता है वाटर का, आउटफ्लो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इकोलॉजिकल रोल क्या होता है जी, तो सपोर्ट फॉर दी बायोडाइवर्सिटी, यानी कि फिश हो गया, बर्ड्स हो गया और एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, इस तरह के क्या है वाटर बॉडीज क्या करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं और उनके हैबिटेट के रूप में भी ये खुद को एस्टेब्लिश कर लेती हैं। रेगुलेट द लोकल क्लाइमेट को रेगुलेट करती हैं, यानी कि बहुत ही जो वाटर बॉडीज होती हैं जो वहाँ का क्लाइमेट है उसको रेगुलेट करती हैं। आप देखिए कि जो पानी के पास का एरिया होगा वो तुलनात्मक रूप से ठंडा रहता है और वहाँ से हवा आती है तो ठंडी हवा आती है, यानी क्लाइमेट को क्या करती हैं, वो रेगुलेट करती हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया। ठीक है, रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, जब कोई भी कहीं भी आप पानी को स्टोर करते हैं तो वह छन के जो पोर्स होते हैं धरातल में पृथ्वी पर, उन पोर्स के माध्यम से क्या होता है, वह नीचे क्या होते हैं, नीचे पानी जाता रहता है और अपने आप को वाटर बॉडी को क्या करता है, रिचार्ज करता रहता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन यूज के लिए ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इसका प्रयोग कर सकते हैं, हाइड्रोलॉजिकल प्रोडक्ट जो होते हैं प्रोजेक्ट वो हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट टूरिज्म और रिक्रिएशन के रूप में भी हम इसको स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे एडिशनल यूजेस होते हैं, किसके बेटा यूज होते हैं, ये एडिशनल यूज होते हैं हमारे, एक सेकंड, तो ये हमारे एडिशनल यूज होते हैं उसके लेक के। ठीक है, लेक्स कैन बी टेम्पररी, सीजनल एंड परमानेंट डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड जियोलॉजी, यानी सीजनल भी हो सकते हैं और ठीक है, तो बेटा परमानेंट भी हो सकते हैं और सीजनल भी हो सकती है लेक, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। ठीक है, तो लेक्स क्या करें, लेक्स हेल्प रेगुलेट द वाटर फ्लो ऑफ द रिवर, इट प्रिवेंट द फ्लडिंग ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल, अपने आप में क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, इकट्ठा कर देती है, कलेक्ट कर लेती है, जिससे
जो फ्लड होता है उसको काफ़ी हद तक ये कंट्रोल भी कर लेती हैं। जिस एरिया में आपको समझिए, जिस एरिया में कोई सपोज कोई एरिया है जहाँ पर आप देख रहे हैं कोई गड्ढा है ना, जैसे कि कोई तालाब हो गया है ना, तो वो जब अब बहुत सारी बारिश हो रही है तो उस बारिश के पानी को वो अपने आप में क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है और क्या करता है, उससे जो एरिया फ्लड आने वाला था उसको रोक लेता है। बट अगर किसी एरिया में ऐसा कुछ है ही नहीं तो जो पानी है वो बढ़ता जाएगा लेवल और वो घरों में आने लगेगा, है ना। तो वहाँ से आप इसे अपने आप को जोड़ सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगते हैं, ये मैं बता चुका हूँ अभी, है ना। इरिगेशन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को उपयोग करते हैं, एनहेंस द नेचुरल ब्यूटी, टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं सब, ठीक है। तो ये सब हो गया यूजेस के रूप में, हम देख सकते हैं किस प्रकार से यह ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम जब टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं उससे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि रिवर्स जो होती हैं वो हमारी पॉल्यूशन होती हैं, पॉल्यूटेड होती जा रही हैं। तो ये एक अनदर लेवल का इश्यू है। इसके रेजोल्यूशन के लिए हमने देखा कि गंगा एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया गया सरकार के द्वारा, ठीक है। तो बहुत घोटाले हुए हैं इस चीज़ को लेकर और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिली हैं। तो इसके अलावा आप क्या समझ सकते हैं, इसके अलावा बताइए कुछ। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो होने वाला है ना, जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड इट विल हेल्प टू यू। थैंक यू वेरी मच।